Unacademy. Let's crack it. नमस्कार साथियों। प्रस्तावना तक हम अपनी बात पूरी कर चुके थे लक्ष्मीकांत की इस बुक सीरीज में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं की। उससे जुड़े कुछ संवैधानिक संशोधन देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के केसेस देखेंगे। उन केसेस ने भारतीय संविधान की रूपरेखा को कैसे और ज्यादा विस्तृत किया उसको देखेंगे। साथ ही भारत में नए राज्यों का जन्म कैसे हुआ, भारतीय राज्य भाषाई आधार पर कैसे बटे, कौन कौन सी समितियां बनाई गई, क्या भारत अपने क्षेत्रों को किसी विदेशी राष्ट्र के हवाले कर सकता है, क्या हम अपनी संप्रभुता को गिरवी रख सकते हैं, नए क्षेत्रों का अधिग्रहण कैसे होता है, भारत में राज्य कैसे बनते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं हम आज के अपने इस लेक्चर में समझेंगे। अनुच्छेद 1 से शुरू करेंगे। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, एक एक शब्द को समझना है। हम अपने लेक्चर में प्रवेश करें उससे पहले हमें समझना होगा कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में संविधान में विस्तार से बताया गया है, उससे जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। तो हम एक बार मूल पाठ को देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रवेश करेंगे, धीरे धीरे एक एक केस देखेंगे और सारी प्रक्रियाओं को समझेंगे। तो हम सबसे पहले तो संविधान की तरफ चलते हैं। संविधान क्या कहता है अनुच्छेदों के माध्यम से। पहला अनुच्छेद संविधान का है संघ के क्षेत्र का नाम, इंडिया दैट इज भारत। तो भारत और इंडिया का जो विवाद उठा उसको समझना बहुत जरूरी होगा। और भारत का नाम भारत क्यों रखा गया, इंडिया क्यों नहीं रखा गया, हिंदुस्तान क्यों नहीं रखा गया, आर्यव्रत क्यों नहीं रखा गया, ये जो चीजें हैं इसके बारे में अनुच्छेद 1 बात करता है। उसके बाद अनुच्छेद 2 है, वो बात करता है नए राज्यों का नामांकन और उनकी स्थापना, कैसे स्थापना होगी, नाम क्या रखा जाएगा। उसके लिए हमने अलग अलग समय पर अलग अलग कमेटीज बनाई, जैसे जेवीपी कमेटी एक बनाई थी, धर आयोग हमने एक बनाया था, फजल अली आयोग हमने बाद में बनाया। तो ये आयोग क्या थे और इनकी क्या अनुशंसाएं थी, क्या रिकमेंडेशंस थी, कैसे ये काम कर रहे थे। फिर अनुच्छेद 2 एक ए है, सिक्किम संघ के साथ भारत का जो संबंध है वो कैसा होगा, उससे निरस्त हालांकि बाद में कर दिया गया, क्योंकि सिक्किम को विलय भारत में कर लिया गया था। जब संविधान बन रहा था उस वक्त तक ये हिस्सा नहीं थे, ये बहुत बाद में हिस्सा बने हैं। और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश आज के दिन कहते हैं, उनका अधिग्रहण कैसे हुआ था, वो आजादी के बहुत बाद हुआ है। तो उस वक्त तक क्लैरिटी नहीं थी इस बात को लेकर के कि इनके साथ संबंध कैसा रहेगा, तो अलग से एक आर्टिकल डाल दिया गया था जिसे बाद में निरस्त किया गया। फिर आर्टिकल 3 है नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नामों को परिवर्तित किस प्रकार से किया जाएगा, कि नाम क्या रखा जाएगा, सीमांकन कैसे होगा, कौन सी बाउंड्रीज मिला दी जाएंगी, कौन सी हटा दी जाएंगी, वगैरह वगैरह। अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून, जिनके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची एवं पूरक आनुषांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। यानी कि जो मामले हमने पहले देखे हैं उनमें कैसे संशोधन हो सकता है, उनकी प्रक्रियाएं क्या है। इसके अलावा जो कॉन्सिक्वेंशियल मामले हैं, यानी कि ये जो चीजें हम करेंगे आर्टिकल 1 2 3 में, इनसे जो इनके परिणाम होंगे, उन परिणामों से उपजने वाले मामलों को किस प्रकार से निपटाया जाएगा, उनमें कैसे संशोधन किया जाएगा, इस बात की चर्चा करते हैं। आते हैं अपने मूल पाठ पर। तो राज्यों का संघ, भारत क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब देखिए, एक तो होता है संघ राज्य और एक होता है राज्यों का संघ। दो महत्वपूर्ण प्रकार हैं, इसको हम डिक्लासिफाई कर लेते हैं पहले तो। जैसे यूएसए है, यूएसए में आपने क्या देखा होगा, बहुत सारे राज्य हैं। जैसे एक बड़े महत्वपूर्ण राज्य का आपने नाम सुना होगा, टेक्सास। सो टेक्सास इज अ स्टेट ऑफ द यूएसए, लेकिन वो राज्य अपनी संप्रभुता नहीं, अपने कुछ विशिष्ट मामलों के साथ अमेरिका से अलग होने का हक रखता है, अमेरिका से जुड़ा हुआ है, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट है। यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया, यह नाम क्या है, नाम देखिए ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। छोटे छोटे राज्य हैं, उन्होंने एक संबंध समझौता किया कि हम आपस में जुड़ जाते हैं, कुछ मामले केंद्र के पास रहेंगे, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे इलाके को एक नाम मिल सके, और हमारे जो मामले हैं, नागरिक मामले हैं, पुलिसिया मामले हैं, वो हमारे पास रहे, हमारी सरकार रहे, अलग सिस्टम रहे, हम अपना राज्य चलाएंगे और आप ये जो रीजन है पूरा, इस रीजन की सरकार देश के बाहर चलाइए। अंतरराष्ट्रीय मामलों को देखिए, आंतरिक सुरक्षा को देखिए, ये सारे जो मामले हैं वो राज्यों
कि संघ नहीं बल्कि राज्य संघ बनाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, राज्य बहुत सारे मिले, उन्होंने संघ बनाया, तो संघ राज्य हुआ। भारत क्या है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है। यहां पर केंद्र प्रबल होता है। केंद्र ये भी डिसाइड कर सकता है कि कौन सा राज्य कितनी सीमा तक रहेगा, या कौन सा राज्य किस मत पर बनाया जाएगा, किसी धर्म के आधार पर बनेगा, किसी भाषा के आधार पर बनेगा, रीति रिवाज के आधार पर बनेगा, तो उसका अधिकार कितना है, ये केंद्र निर्धारित करेगा। और केंद्र सारे मामलों में अंतिम होगा। इसमें राज्य बनाए जाने के क्रम की हम बात कर रहे हैं। बाकी अपनी संप्रभुता के मामले में, अपने आंतरिक मामलों के आधार पर राज्यों को पूरी स्वतंत्रता भारत में दी गई है। तो ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। आप समझे कि भारत एक देश है, बड़ा देश है, जिसका नाम भारत हमने रख दिया। उस पर भी आएंगे, क्यों रखा भारत, क्यों रखा हिंदुस्तान, क्यों नहीं रखा इंडिया, क्यों नहीं रखा। तो वो कह रहे हैं कि भारत राज्यों का संघ होगा। देश की बाउंड्री निर्धारित है, राज्यों की बाउंड्रीज निर्धारित नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं, उनका संघ भारत है। वो छोटे छोटे राज्य मिलकर भारत बनाते हैं, लेकिन भारत की बाउंड्रीज निश्चित है। राज्यों की बाउंड्रीज क्या होंगी, ये स्टेट निर्धारित करेगा। अभी देखिए, दो पद्धतियां हमने निर्धारित कर ली, एक तो देश का नाम और दूसरा भारत की राज्य पद्धति किस प्रकार की होगी। राज्य पद्धति माने देश कैसे चलेगा। नाम इंडिया वर्सेस भारत, दो डिबेट्स थी। तो अब इसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, जिसे हम इंडिया कहते हैं और जिसे हम भारत कहते हैं। तो आजकल तो खैर इंडिया बहुत पॉलिटिकली कोलोकियल टर्म है, पॉलिटिकली बहुत यूज हो रहा है अलायंसेस वगैरह के नजरिए से। लेकिन दो मत थे इसमें हमेशा से, कि इंडिया रखें कि भारत रखें। क्योंकि भारत, ऐसा कहा जाता है कि अपना पुराना सांस्कृतिक नाम है, भरत के वंशजों से बनने वाली धरा। और इंडिया, ये नाम हमें अंग्रेजों ने दिया था। अंग्रेज जब भारत आए तो वो हमें इंडिया कहते थे। उसके अलावा एक नाम और था, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, ये नाम क्यों दिया गया था? आप जानते हैं हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी? सिंधु नदी के कारण जो वेस्ट एशिया से या मिडिल ईस्ट से आने वाले लोग थे, उच्चारण करने में असफल होते थे, तो स का ह होता था, और इस वजह से सिंधु का हिंदू और वहां बसने वाले को हिंदुस्तानी वो लोग कहते थे। ठीक है, नामकरण हो गया। लेकिन हिंदुस्तान इसलिए हटा दिया गया क्योंकि इसमें शब्द हिंदू है। और जैसे माहौल आजादी के वक्त भारत के थे, उस वक्त सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, अलग अलग लोग अफरा तफरी में थे, इधर उधर भाग रहे थे। तो ऐसे माहौल में जो मुस्लिम कम्युनिटी, जो सिख, क्रिश्चियन, पारसी, अदर बौद्ध, जैन कम्युनिटी जो भारत में थी, उन्हें इस बात का खतरा महसूस हो सकता था कि जब इस देश का नाम ये हिंदुस्तान रख रहे हैं, तो यहाँ रहने वाली अदर कम्युनिटीज का क्या होगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने ये कहा था कि यहाँ भारत में आगे चलकर, क्योंकि हमने लोकतंत्र अपना लिया था, लोकतंत्र में वोट वगैरह हमने समझा कि कैसे प्रणाली चलती है, लोगों का मत होता है, तो जो बहुमत होता है वो सरकार को डिराइव करता है, सरकार को चलाता है। तो राष्ट्रवादी नेता जो कि पाकिस्तान के थे, उनका ये कहना था कि एक समय ऐसा आएगा जब हिंदुओं का बाहुल इस देश में हो जाएगा और वो अपने तरीके से सरकार चलाएंगे, अपने रीति रिवाज, अपने तरीके बाकी लोगों पर थोपना शुरू कर देंगे, और जो इंडिविजुअलिटी है जो लोगों की है वो नहीं बचेगी, इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी। आपके धार्मिक मामलों में जो आपके अधिकार हैं वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा हालांकि कुछ था नहीं, लेकिन एक डर था। और उस वक्त का अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे, जैसे अगर आप देखना चाहें तो गर्म हवा एक बहुत फेमस उपन्यास है। उसके अलावा तमस, भीष्म साहनी जी का ये नाटक है, उपन्यास कहें आप इसे। तो ये जब दोनों आप देखेंगे, उसके अलावा भी छोटा छोटा लिटरेचर बहुत है, कहानियां हैं। उसके अलावा जो इससे कहें कि लघु कथात्मक उसे आप कह सकते हैं, वो जो लिटरेचर है जब आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि उस वक्त कितना डर का माहौल था। तमस में तो दंगे कैसे कराए जाते हैं इस बात की पूरी रेसिपी दी गई है। गर्म हवा में पाकिस्तान में जो माहौल था, भारत में जो माहौल था, सीमा पर जो माहौल था, वो पूरा दिखाया गया है, कितना भय था। तो हिंदू मुस्लिम और जो बाकी कम्युनिटीज हैं, लार्जली हिंदू मुस्लिम विवाद ये था। तो उस वक्त भारत में भी ऐसे लोग थे जो मुस्लिम होते हुए हिंदुस्तान में जिन्होंने रहना पसंद किया, भारत में रहना पसंद किया, तो उनके मन में भय ना जाए, इस वजह से राष्ट्रीय नेताओं की जो मांग थी, जो फार राइट या जिसे दक्षिणपंथी कहें, उनकी मांग थी, लेकिन उसे
खारिज कर दिया गया, ये नाम नहीं रखा गया। बात आई मेजरली इंडिया वर्सेस भारत, तो इंडिया वो नाम था जो सालों से सदियों से प्रयोग हो रहा था भारत के लिए। अंग्रेज प्रयोग कर रहे थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, वो लगातार इंडिया ही बोलते थे। और भारत, ये कहें कि ये सेंट्रिस्ट आप इसको मान सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान तो एकदम एक्सट्रीम राइट हो गया, तो भारत सेंट्रिस्ट आइडिया था, तो भारत रखना चाहिए था। हमारे बहुत सारे नेता इस पर अलाइंड थे, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव, इन दो सहूलियतों की वजह से, और जो भारत का नाम चला आ रहा है इतने दिनों से उसके लिए, साथ ही भारत में एक कल्चरल आइडेंटिटी है। अभी जो विवाद हुआ उसमें कुछ लोग ये भी कहते थे कि भारत में कल्चरल आइडेंटिटी है, और कल्चरल आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए इसका नाम भारत होना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, जब देश आजाद हुआ उस वक्त कितनी प्रक्रियाएं ऐसी थी। भारत के आजाद होने के बाद तक अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर थे। आप याद करिए कब भारत के अंतिम अंग्रेज वायुसेना चीफ थे, उन्होंने यहाँ से छोड़ा। कब नेवल चीफ जो भारत के पहले थे, या किस साल तक उन्होंने भारत में कमान संभाले रखी। भारत के आर्मी चीफ्स को देखें, अंग्रेजी सेना की पद्धतियों को देखें जो उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बनाई थी। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत की आजादी के बाद तक भारत में रह रहे थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को सहूलियत देने के लिए, या जो प्रोसेस जैसी चल रही है उसको वैसा ही चलाने के लिए, भारत का नाम भारत नहीं रखा गया, इंडिया रखा गया। और एक बात और कही गई इसमें, डॉक्टर अंबेडकर ने इस बारे में कहा कि हमारे पास अभी डील करने के लिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि हम इन बातों पर डिस्कशन करके अपना समय व्यर्थ ना करें। नाम भारत रखा जा रहा है, इंडिया रखा जा रहा है, उस वक्त ये विचार इतना महत्वपूर्ण नहीं था। और जायज बात है, भारत आजाद हुआ था, हमें भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में बात करनी थी, भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बात करनी थी, सीमाओं के बारे में बात करनी थी, भारत के किस प्रकार का तंत्र होगा, लोकतंत्र होगा, गणतंत्र होगा, ब्यूरोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी होगी, एरिस्टोक्रेसी होगी, क्या होगा तंत्र भारत का, वो डिसाइड करना, अधिकार देना, डीपीएसपी बनाना, या उसके बाद कहें कि राष्ट्रपति प्रणाली होगी, लोकतंत्रीय प्रणाली होगी, संसदीय प्रणाली होगी, क्या होगा वो समझेंगे हम धीरे धीरे सारी चीजें। लेकिन इसके अलावा भारत के पास इतने ज्यादा मुद्दे थे। सांप्रदायिकता का मुद्दा भारत में बहुत था, धार्मिक उबाल मार रही थी सबकी भावनाएं, तो वो जो मुद्दे थे वो महत्वपूर्ण थे। इस वजह से ये जो विवाद था ये इतना बड़ा नहीं हो पाया। आज ये विवाद इतना बड़ा फिर क्यों हो गया कि भारत रखें कि इंडिया रखें? दो चीजें हुई, पहला तो एक पॉलिटिकल रीजन है, वो आप जानते हैं कि अलायंसेस के नाम अगर इंडिया रख दिए जाएंगे तो उस चीज को थोड़ा सा बल मिलेगा अगर हम उसको इंडिया कह रहे हैं। किसी चीज का कोई सिंबल होना, जैसे आप बहुत सारी चीजें आपने इश्तिहार के जरिए देखी होंगी, जैसे मैं एक नाम लूं कि ठंडा मतलब, तो आपके दिमाग में एक टर्म आएगी, स्पेसिफिक एक कंपनी का नाम आएगा, ठंडा मतलब ये। आप चॉकलेट का नाम लेंगे तो आपके दिमाग में एक ब्रांड आएगा, आप शूज का नाम लेंगे तो एक ब्रांड आएगा। ये जो ब्रांडिंग होती है किसी चीज की, तो ये जो अलायंस है, एक तो इसकी ब्रांडिंग उस तरीके से हुई है कि अगर आप कंसिस्टेंटली एक बात बोलेंगे दैट वी आर इंडिया, वी आर इंडिया, दैट मीन्स कि ये लोग जो है वो इंडिया है, और इनको वोट करना या इनको जिताना, वो इंडिया को जिताना है, ये सिंबली सिंबली ना बने। पहला तो कारण ये हो गया, इस विवाद का आना इसलिए जायज हो गया था। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण और है जो आजकल बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा 2014 के बाद से, या 2014 नहीं 2019 अगर इसको माने, उसके बाद से भारत में डीकोलोनाइजेशन का एक कंसेप्ट चल रहा है लगातार। उपनिवेशीकरण की बात हम लगातार करते हैं। उपनिवेशों की मानसिकता से हमें जो चीजें मिली हैं, जो आज हम ढोते आ रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक क्लास हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी भाषा हो, उनका कल्चर हो, उनका पहनावा हो, उनका खान पान हो, उनकी बोली हो, वो चीजें हमारे मानसिकता पर हावी हैं। अंग्रेजियत हमारे मानसिकता पर हावी है, हम उनकी सुप्रीमेसी बिना कुछ कहे मान लेते हैं। इसको खत्म करना, इस खौफ को निकालना, भारतीय जो रूट्स हैं उनमें खुद को एस्टैब्लिश करना, भारतीय परंपरा को मानना, भारत का जो कल्चर इतने सालों से जिसकी आत्मा को सप्रेस किया गया था, जैसे नेहरू जी ने कहा था ना, द सोल लॉन्ग सप्रेस्ड शैल फाइंड अटरेंस, जो उनका भाषण है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी जिसको कहा जाता है, लॉन्ग ईयर्स बैक वी मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी एंड टुडे वी शैल रिडीम दैट प्लेज। तो उसमें वो अंतिम जो बात बोलते हैं, द सोल ऑफ अ कंट्री लॉन्ग सप्रेस्ड,
फाइंड्स अटरेंस। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है, अगर आप उसको थोड़ा-सा और समझने का प्रयास करेंगे, कि एक राष्ट्र की आत्मा जिसे बहुत लंबे समय तक दबाया गया, वो अब मुखर होना चाहती है। वो आगे आना चाहती है, वो बोलना चाहती है, वो कुछ कहना चाहती है। एक व्यक्ति जिसके अधिकारों को आपने दबाया, जिसको गुलाम बना के आपने रखा, जिसने अगर आपके खिलाफ आवाज़ उठाई तो आपने उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया, जिसने अगर आपसे रोटी माँगी तो उसकी फसल का 10वां हिस्सा आपने ले लिया, जिसके लगान का दुष्चक्र बहुत हो गया, जिसको पहनने को कपड़े नहीं बचे, जो अपने अधिकारों को भूल गया, जिसने दासता का जीवन शुरू से अंतिम तक जिया, तो वो व्यक्ति अब जब आजादी पा रहा है, तो उसकी जो सोल है जिसे आपने दबाया है, उसकी आत्मा की आवाज को जब आपने दबाया है, वो भी सड़कों पर नाचना चाहता है, गाना चाहता है, भारत की विजय मनाना चाहता है, अपने अपने देश पर अधिकार जमाना चाहता है, उस सरकार में शामिल होना चाहता है, उस सिस्टम का हिस्सा होना चाहता है। ये नहीं हुआ आजादी के वक्त, ये नहीं हुआ। लेकिन अब हो रहा, 2019 के बाद से ऐसा हुआ कि डीकोलोनाइजेशन भारत में हावी होने लगा। कुछ ऐसे विद्वान आए, कुछ ऐसे लोग आए, कॉलमिस्ट्स आए, जो लगातार इंडिक कल्चर की बात करते हैं। इंडिक कल्चर, भारतीय कल्चर क्या है? कि हम अगर यहाँ होते तो क्या करते? पीछे जैसे आपने देखा होगा कि भारत में कुछ एयरक्राफ्ट्स आए। वो जब एयरक्राफ्ट्स भारत आए तो भारत के कैबिनेट मंत्री थे, वो गए वहां पर, उन्होंने तिलक लगाया, स्वास्तिक बनाया, नारियल फोड़ा, इस प्रकार से उन्होंने पूजा की। हमारा चंद्रयान गया, चंद्रयान में हमने, जो वहां के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दक्षिण भारत के एक मंदिर में विजिट किया और सफलता की कामना की। ये आप वेस्ट में नहीं देख सकते। दिस इज नॉट अ वेस्टर्न कंसेप्ट, दिस इज एन इंडिक कंसेप्ट। हम जब कुछ काम करते हैं तो उससे पहले आशीर्वाद लेते हैं ईश्वर का, या ऊपर वाले का, जो भी आप समझे, अल्लाह का, गुरु जी का, जो भी आप कहें। तो ये हमारा कल्चर है, हम मानते हैं उसमें। वेस्ट में ऐसा नहीं है। अगर हम वेस्टर्नाइज्ड हो चुके होते तो हम क्या करते, या उनके डर में होते तो क्या करते? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो होता है डर, कि हम किसी व्यक्ति से डर के कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। हमें ये डर है कि कोई हमें ये कह देगा कि आप तो वेस्टर्नाइज हो गए, इंडिक हो गए। आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा ये बात। जैसे मान लीजिए अगर वो नहीं जाते टेम्पल, इस बात के डर से कि कोई ये ना कह दे कि आप वेस्टर्नाइज हो गए हैं, या आप इंडिजनाइज हो गए हैं, तो ये मानसिकता से ये डर भी निकालना कि कोई कुछ कह देगा, ये भी क्या है? डीकोलोनाइजेशन है। ठीक है? कोई व्यक्ति अगर धोती पहन रहा है लगातार इस डर से कि कोई उसे ये ना कह दे कि वो पतलून पहन रहा है, वेस्टर्नाइज होने कहे जाने के डर से, वो भी डर है। अपने आप में आजाद होना, आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, इस बात का भरोसा होना, या आप जो कर रहे हैं वो आपकी इच्छा से कर रहे हैं, भले आप गलत कर रहे हो, है ना? जैसे जीवन का अधिकार है, वैसे मृत्यु का अधिकार है। मेरा जीवन मेरा जीवन है, मैं चाहे जो करूं। तो मैं चाहे पूजा पाठ करूं, चाहे पूजा पाठ ना करूं, दिस इज माई फ्रीडम, दिस इज एब्सोल्यूट फ्रीडम, दिस इज फ्रीडम, एक्चुअली फ्रीडम। तो ये जो डीकोलोनाइजेशन आया 2019 के बाद, इंडिक कल्चर की बातें होने लगी, उसमें लगातार ये कहा जाने लगा कि भारत को अपनी पुरानी परंपरा पर एस्टेब्लिश होना चाहिए। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई, उसमें एक बात आई कि हम इंडिया, जो कि एक विदेशियों के द्वारा दिया हुआ नाम है, उसको क्यों ढो रहे हैं? भारत का नाम तो इंडिया नहीं था, हमारे ग्रंथों में तो नहीं पाया जाता, हमारा नाम तो भारत है, तो हमें अपना नाम भारत रखना चाहिए। ये जो डिबेट है, ये डिबेट चलती है। आई लीव दिस डिबेट अप टू यू, आपको जो समझना है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसके बेसिक्स क्या है। उसके बाद आपका जो मन करे, जो आपका दिल करे, जो, क्योंकि आपकी आजादी है, जो आपका निर्णय हो, वो आप इसमें कह सकते हैं, इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट में। और आपको इसमें और कुछ नहीं जानना है, ना इसके बारे में कुछ और समझना है। ये डिबेट आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया वर्सेस भारत की क्या है, और भारत ने उस वक्त अपना नाम भारत क्यों नहीं रखा? संविधान बना रहे थे, रख सकते थे, डिबेट हुई थी, बात हुई थी, लेकिन अंबेडकर जी बोले कि हमारे पास और जरूरी मुद्दे हैं, हम उन पर काम करेंगे, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसका नाम तब तक के लिए इंडिया छोड़ दिया, और दोनों को स्वीकार किया गया, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि जिसको हम इंडिया कह रहे हैं उसका नाम भारत है। ठीक है? राज्य संघ और संघ राज्य, ये दोनों चीजें हम समझ चुके हैं। अमेरिकी संघ पर हम नहीं है, राज्यों के संघ भारत है, और ये हमें उतार लेना है अपने अंदर कि फर्क क्या है यूएसए में और इंडिया में। उसके अलावा
3 श्रेणियों में राज्यों को बांटा गया। पहला तो हो गया राज्यों के क्षेत्र, जैसे उस वक्त जो राज्य थे उनका क्षेत्र कितना होगा, उनका क्या नाम होगा, ये जो चीज है। दूसरा संघ क्षेत्र है, इसमें आप यूनियन टेरिटरीज मान सकते हैं। और तीसरा जो है, इनको वही कहते हैं ना, स्टेट और यूटी। उसके बाद भारत द्वारा जो अधिकृत क्षेत्र होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। अधिकृत क्षेत्र कौन से, अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे तब समझेंगे कि आजादी के वक्त स्थितियां ऐसी थी कि बहुत सारा क्षेत्र भारत के कंट्रोल में नहीं था, वो विदेशियों के कंट्रोल में था। भारत ने धीरे 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 करके 1971 तक भारत क्षेत्र लेता रहा है। तो ऐसे में जरूरी था कि एक राज्य हो, कुछ टेरिटरी सेंटर की हो, और एक ऐसी टेरिटरी हो जो बाद में कभी भारत अधिग्रहित कर सकता है या दूसरों से ले सकता है। तो 3 प्रकार के भारत ने श्रेणियां बनाई थी उस वक्त के भारतीय क्षेत्र के लिए। ठीक है। राज्य और संघ शासित जो संघ शासित क्षेत्र थे उनको पहली अनुसूची में दर्शाया गया। उसके बाद से बहुत विस्तार हुआ है। कुछ राज्यों के अलग से प्रावधान किए गए थे, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए किया गया था, जैसे महाराष्ट्र गुजरात के लिए किया गया था, असम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटक। ये कुछ राज्य थे जो उस वक्त अटेंशन सीख कर रहे थे और जरूरी था इन पर अटेंशन देना। भारतीय क्षेत्र में रहें, अलगाव ना हो, मतभेद ना हो, इसके लिए ये कार्य बहुत जरूरी था। 5वीं और 6ठी अनुसूचियों के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए थे। ये कौन से हैं वो आगे बात करेंगे ना, वही जो उस वक्त का ये जो इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरिया था, नॉर्थ ईस्टर्न इलाके जो थे, वहां पर लगातार इंसर्जेंसीज थी, वहां पर भी डिमार्केटेड हमारी बाउंड्री उस तरीके से नहीं थी जैसा हम चाहते थे। तो इस वजह से भारत ने ये जरूरी समझा कि हम कुछ टेरिटरीज को कुछ विशेष प्रावधान दे दें। जैसे अभी हम पढ़ेंगे ट्राइबल काउंसिल्स हैं, तो ट्राइब्स में कैसे काम होगा, ट्राइबल काउंसिल का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल होगा, स्टेट में जो बॉडी बनेगी, काउंसिल बनेगी, उसका क्या रोल होगा, कैसे मेंबर्स आएंगे। तो वहां के जो लोग थे, परंपराएं थी, उनको विश्वास दिलाने के लिए कि भारत आपके साथ है, आप भारत का हिस्सा है, आपको अधिकार मिलेंगे और आप ही का देश है, इसलिए भारत ने ये कुछ प्रावधान किए। ठीक है। अब जो भारत के क्षेत्र है उसका भारत का संघ से ज्यादा व्यापक अर्थ है। कैसे? क्योंकि देखिए, बाद वाला जो उसमें सिर्फ राज्य शामिल है, और पहले वाले में यानी कि भारत के क्षेत्र में हर वो टेरिटरी शामिल है जो भारत अपने अंडर क्लेम करता है या अपने साथ क्लेम करता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि भारत के क्षेत्र अच्छा शब्द है बजाय के भारत के संघ के, क्योंकि संघ में एरिया डिफाइंड नहीं है। फिर उसके बाद है भारत के पुनर्गठन जो राज्यों का होगा उसके संबंध में संसद की क्या शक्ति है। तो अनुच्छेद 3 इसको लेकर के बात करता है। 2-3 तरीके की शक्तियां संसद को दी गई है। पहला तो ये कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को राज्यों के भाग में मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र में किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना। मतलब ये है कि केंद्र को सर्वोच्च शक्ति माना गया है राज्य के संबंध में, राज्य की टेरिटरी के संबंध में। भाई 2 राज्यों को तोड़ दिया, 2 राज्यों को अलग कर दिया, 2 राज्य हैं उनमें से एक राज्य में दूसरे राज्य का कुछ हिस्सा मिला दिया, पहले से कुछ हिस्सा अलग कर दिया। इस प्रकार के जो कार्य हैं वो संसद कर सकती है। देखो, बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमा बदल सकती है, नाम बदल सकती है, 4 काम कर सकती है। तो कोई पूछे एमसीक्यू में आपसे, तो आपको बताना है कि कुछ भी कार्य किए जा सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। इसमें करना क्या होगा? परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये नोट करिएगा। यही चीजें आपसे एमसीक्यू में पूछते हैं, प्रीलिम्स में पूछते हैं, और इन्हीं चीजों में गड़बड़ी होने की संभावना है। तो जो भी बिल आएगा संसद में, ये 4 काम करने के लिए, घटाना, बढ़ाना, नाम बदलना और सीमा बदलना, कोई भी काम आएगा उसके लिए आपको पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लगेगी, और उस पूर्व मंजूरी को जब संसद में पेश किया जाएगा तो उससे संबंधित राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजा जाएगा। अब जो मत दिया जाएगा उस राज्य के द्वारा कि जी आपके राज्य में ये बदलाव कर रहे हैं, उसको मत जो भेजना होगा वो निश्चित सीमा दी जाएगी कि आप 15 दिन ले लो, महीना ले लो, 6 महीना ले लो, टाइम पीरियड में आपको अपना मत वापस देना है।
कि ये कार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नए राज्यों के निर्माण करने के लिए राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को मिलाने के लिए, घटाने के लिए या उसकी सीमा बदलने के लिए ये जो शक्ति होगी फिर संसद के पास आ जाएगी। अब मत जानने के लिए भेजा तो जाएगा, लेकिन ये मत मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। राज्य ने कह दिया कि हमारी सीमा मत बदलना या नहीं बदलनी चाहिए और आपने बदल दी, तो आप जरूरी नहीं है कि विधानमंडल की बात मानोगे, विधानसभा की बात मानोगे, आप नहीं भी मान सकते हो। आप संसद हो, आप सर्वोच्च हो, संप्रभु हो, आप लोगों की आवाज हो। तो जरूरी नहीं है कि हाँ पूछ लेना, स्वीकार अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन पूछना जरूरी है क्योंकि वो प्रक्रिया है। अगर समय पर आ गया है तो उसके बाद नए संदर्भ बनाना जरूरी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है विधानमंडल के संदर्भ की। और संसद जब जब उचित समझे, जो कदम उचित समझे, संसद उठा सकती है। वो इस मामले में पूर्णतया संप्रभु है। ठीक है, तो संविधान, संसद दोनों को यह अधिकार है कि वो राज्यों के संबंध में पूरा निर्णय ले सके, सीमाओं के साथ जिस तरीके से जो करना है वो करें, क्योंकि संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्गठन कर सकती है। देश बनाया किसने? संसद ने। देश का पुनर्गठन कौन करेगा? लोग करेंगे। लोगों के जरिए संसद करेगी। तो संसद संप्रभु है क्योंकि भारत की इंटेग्रिटी को बचाना है, भारत का जो एरिया उसको इंटैक्ट रखना है तो भारत में ही। अब यूपी का कुछ हिस्सा बिहार को दे दिया जाए, या यूपी के 4 हिस्से करने की जब बात आई थी कि 4 हिस्सों में यूपी को तोड़ा जाए प्रशासकीय सुविधा के लिए, तो भारत सरकार में ये प्रस्ताव जब रखा गया होगा या जब लोगों में ये बात आई होगी, तो लोग निर्धारित कर रहे थे ना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन आफ्टर ऑल वो खुश थे। आज जहां रह रहे हैं कल भी वहीं रहेंगे, बस नाम बदल जाएगा। उसमें कोई शक शुबा नहीं है कि देश की अखंडता को बचाया जाना सर्वोपरि है। ठीक है, अब कोई राज्य अस्तित्व में रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यूपी आज है, बिहार आज है, मध्य प्रदेश आज है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा कोई पता नहीं है। जब हो परिवर्तन तब कर सकती है संसद। संसद संप्रभु है, ये बात आपको समझनी है। अमेरिका में नहीं किया जा सकता ऐसा, क्योंकि वहां पर गारंटी दी गई है कि आपका स्टेट आप ही के अंडर रहेगा, उतना ही रहेगा जितना है। तो ये फर्क है भारत और अमेरिका में। इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, याद रखिएगा। क्यों पूछा गया है? अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ इज यूएसए। भारत क्या है? विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। यानी कि जो राज्य हैं वो बदल सकते हैं, लेकिन जो देश है वो नहीं बदलेगा। टेरिटरी वही रहेगी, राज्य बेशक बदल दिए जाएं। अब अनुच्छेद 4 में ये घोषित किया गया है संविधान के कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो किया जाएगा, उनके निर्माण, सीमा, क्षेत्र, नाम अनुच्छेद 3 में जो बदले जाएंगे, उनको संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन नहीं माना जाएगा। समझिए इसको थोड़ा, लेट दैट सिंक इन। इसको थोड़ा सा सिंक इन होने दीजिए, घुसने दीजिए दिमाग में। ये क्या बात कह रहे हैं कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा नए राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन, सीमा क्षेत्र आदि बदलना। और जो इस तरीके का कानून होगा वो सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। यानी कि सरकार बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से जब चाहे जैसे चाहे नाम बदल सकती है, घटा बढ़ा सकती है। लेकिन हाँ, कुछ संसदीय प्रक्रियाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि आज सरकार के मन में आएगा कि चलो आज नाम बदलते हैं, चलो आज सीमा बदलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। लोगों की इच्छा भी आवश्यक है। लोग जो कहेंगे, लोगों से बड़ा कुछ कोई नहीं है देश में, लोग बड़े हैं। इसका उदाहरण आपने अभी रिसेंटली देखा होगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक निर्णय दिया था, उसके बाद लोगों ने उसकी जो अवहेलना की है, क्यों की है? क्योंकि लोग संप्रभु है। लोगों से सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है, लोगों से संसद की शक्ति है, लोगों से हर संवैधानिक पद की शक्ति है। लोग सुप्रीम शक्ति है। लोग जो चाहेंगे वो होगा। तो लोग चाहेंगे बदलना है, बदल दिया जाएगा। कई बार मर्जी के खिलाफ भी काम हो जाते हैं। शुरू शुरू में सरकार ने ये भी किया था, अभी आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। सरकार ने शुरू शुरू में बहुत आनाकानी की थी राज्य नए बनाने में, भाषाई आधार पर। लोगों ने बनवाए बाद में। तो लोगों की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। ठीक है, अब एक सवाल ये आता है कि क्या सरकार किसी को भी जब मन चाहे
भारत का क्षेत्र दे भी सकती है क्या? भाई संसद अगर इतनी संप्रभु है कि वो अपने राज्य के भीतर नए नए इलाके बना देती है, नाम बदल देती है, सीमा बदल देती है, पुनर्गठन कर देती है, तो क्या संसद को ये शक्ति है? अनुच्छेद 3 के तहत एक प्रश्न आता है कि क्या वो अन्य देश को भी भारत का कोई इलाका दे दे? ये प्रश्न उठा था बेरुबाड़ी मामले में। ये देखिए, बेरुबाड़ी संघ मामला था, ये पहला बड़ा मामला है। हम एक एक करके सारे जो मामले आएंगे, मिनर्वा मिल्स आएगा, बेरुबाड़ी आएगा, केशवानंद भारती आएगा, अलग अलग अनुच्छेदों के साथ अलग अलग मामले जुड़े हुए हैं, तो आप उसी तरीके से उनको लिस्ट करिए। बेरुबाड़ी मामले में ये प्रश्न उठा था कि क्या भारत किसी विदेशी राज्य को, अन्य देश को अपना इलाका दे सकता है क्या? तो 1960 में जब ये प्रश्न आया था तो राष्ट्रपति के पास भेजा गया था संदर्भ देने के लिए। अब उसमें संसद की, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्य को सीमा समाप्त करने की इजाजत नहीं देती है, कि भाई आप कल को कहें कि हम तो पूरा भारत उठा के पाकिस्तान को दे दें, कल से भारत का नाम पाकिस्तान हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। तो उच्चतम न्यायालय ने उसके लिए मना किया कि अन्य देश को देने की ताकत भारत की नहीं है। अनुच्छेद 368 में संशोधन करके ही ऐसा किया जा सकता है। दिस ये कैच है गुरु, देखना। आर्टिकल 368 संशोधन, अगर भारत अपने देश के अंदर किसी राज्य की नाम बदल रहा है, सीमा बदल रहा है, क्षेत्र बदल रहा है, मिला रहा है, घटा रहा है, जो कर रहा है, ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं है। लेकिन बेरुबाड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संघ की शक्ति इतनी नहीं है कि वो किसी दूसरे राज्य को अपनी सीमा दे दे या अपना इलाका दे दे। नहीं, दे सकता है, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा उसको। और ये जो कार्य होगा एक्सीड करने का, ये संशोधन के जरिए ही किया जा सकता है। और संशोधन में बहुत शक्ति लगती है, बहुत कार्य करना पड़ता है, रोज का कार्य नहीं है। तो इस तरीके से जब नवे संविधान संशोधन 1960 में प्रभावी हो गया, उसके बाद ही जो बेरुबाड़ी संघ था, ये इलाका पाकिस्तान को दिया गया था। गॉट इट? ये कार्य हुआ है। आप समझे कि नहीं समझे? भारत का क्षेत्र कैसे काम करता है, नाम क्या है, भारत दे सकता है, नहीं ले सकता है, बेरुबाड़ी संघ मामला क्या है, 1960 में हुआ क्या था, कौन सा संविधान संशोधन है, नहीं है, यही ट्रिकी क्वेश्चन है, यही पूछते हैं बस, और कुछ नहीं है। उसके अलावा 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि भारत और अन्य देशों के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। नहीं है, यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है, भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है उच्चतम न्यायालय 1969 में, कि अगर दो सीमाओं के बीच विवाद है, लेट्स से कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, 69 में तो बांग्लादेश खैर नहीं था, ईस्टर्न पाकिस्तान था, तो उस वक्त अगर ये कार्य आपको करना है तो आपको ये कार्य बिना किसी संवैधानिक संशोधन के ही हो जाएगा, नॉर्मल प्रोसीजर से हो जाएगा, लेकिन इसमें आप इलाका दे नहीं सकते। सीमा विवाद सुलझा सकते हैं, इलाका नहीं दे सकते। ये बात हुई थी। फिर 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया गया था। क्यों पारित किया गया था? एनक्लेव्स आपने सुने होंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ थे, तो वो जो टेरिटरी है ना, वो कुछ टेरिटरी अनसर्टेन सी है। वहां पर एक तो जंगली इलाका है, जंगली इलाके से मतलब लिटरली जंगल है वहां पे, ठीक है। और जंगल होने की वजह से कुछ ऐसे एनक्लेव्स थे जिन पर बांग्ली भाषी थे, और वो बांग्लादेश के साथ ज्यादा एसोसिएट करते थे, उनकी प्रक्रियाओं से चलते थे। तो हर देश अपना हिस्सा मानता है कि ये हमारा इलाका है। तो वही 111 एनक्लेव्स थे, विदेशी अंतर क्षेत्र थे, एनक्लेव्स जिनको कहा जाता है। तो उन एनक्लेव्स का आदान प्रदान किया जाना था, भारत ने बांग्लादेश को देना था, समझौता हो गया था। तो फिर 100वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, क्योंकि बेरुबाड़ी संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कहा था दैट if India wants to exceed its territory to some other foreign country, then this should be done with a constitutional amendment. संविधान संशोधन करके 368 के तहत ही कोई विदेशी राज्य को आप अपनी टेरिटरी दे सकते हो, ठीक है। तो फिर भारत ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया, और समझौते में 111 एनक्लेव्स भारत ने बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिए, क्योंकि उनकी डिमांड थी भारत से लगातार। उसके अलावा ये देखिए क्या हुआ है, करीब 4096 किलोमीटर की भारत की बाउंड्री है पूर्वी पाकिस्तान के साथ जो लगती है। 1947 में रेड क्लिफ अवार्ड के जरिए इसे बनाया गया था, वो सब आप जानते ही हो, बेसिक डिटेल्स है, कुछ नहीं उसमें। और रेड क्लिफ अवार्ड जब दिया गया था
तो 1950 में बग्गे अवार्ड भी एक दिया गया था, क्योंकि कुछ विवाद रह गया था दोनों स्टेट्स के बीच में। बग्गे अवार्ड, अवार्ड क्या होते थे? फैसले। तो जिसने फैसला दिया उसके नाम पे फैसला टिका और बनाया गया। ठीक है। अब 1958 में नेहरू नून समझौता हुआ था। ये जो एन्क्लेव्स बच गए थे, इन एन्क्लेव्स को सुधारने के लिए जो हम कह रहे हैं पीछे कि 1950 में बग्गे अवार्ड दिया गया, तो 1950 के इस विवाद को समाधान करने के लिए 1958 में इसको दोबारा से नेहरू नून समझौता हुआ। इस समझौते के तहत जो बेरूबाड़ी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती हो ही गई थी कि बेरूबाड़ी किसके पास रहेगा, भारत के पास रहेगा, पाकिस्तान के पास रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय में जब ये दी गई तो 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 में पारित किया गया और जो पूर्वी पाकिस्तान को इलाका ये सौंप दिया गया था। ठीक है। तो ये यही यही वो समझौता था जिसके बाद फैसला आया था। उसके बाद बांग्लादेश के साथ विवाद हो गया था 1974 में। ठीक है, सीमांकन को लेकर के और जो बाकी संबंधित मुद्दे हैं। अब जो आदान प्रदान एन्क्लेव्स का किया गया था वो हमने उसकी बात कर ली। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो किया गया था, भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या होता है ना, इंटरनल टेरिटरी में तो कोई समस्या नहीं है। हम बात करें भारत और उसके क्षेत्र की, तो ये मान लीजिए ये भारत है। ठीक है, ये भारत मान लीजिए है। ठीक है। तो इंटरनली क्या हो रहा है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये सारे स्टेट्स हैं, आपस में मिलाते जुलाते रहिए, मिले हैं ना। आपको पता है पंजाब कितना बड़ा था, आज कितना हो गया। बंबई कितना बड़ा प्रांत था, वो गुजरात और महाराष्ट्र में टूटा। दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य टूटे, है ना। टूटने का मतलब उनमें सीमांकन हुआ, पुनर्गठन हुआ उनका। लेकिन जब यहाँ की बात आ जाती है कि ये पूर्वी पाकिस्तान है, ये भारत है, इनकी सीमा लगती है, अब ये इलाका किसके पास है, ये इलाका किसके पास है, क्लेम कोई करता है किसी का, आपस में लड़ाई होती है, रोज कुछ ना कुछ गोलीबारी होती रहती है उसको लेकर के। तो एक बार इसको सुलझा ले कि चलो आपका है तो आप ले लो, इस जमीन में कुछ नहीं होना, आप ले लो, हमें कुछ और दे दो। तो ऐसे फैसले होते हैं। अब ऐसे फैसलों में भी सुप्रीम कोर्ट का फिर वो जो ऑर्डर आया था बेरुवाड़ी संघ के संविधान संशोधन करना, तो करती है सरकार। 2015 में सरकार ने किया संविधान संशोधन। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कार्य किए जाते हैं। अब भारत के राज्यों के उद्भव की बात करते हैं, कैसे भारत में राज्य बने थे। तो आजादी के वक्त दो प्रकार की श्रेणियां थी, आप जानते ही होंगे। आपने अगर रामचंद्र गुहा की किताब पढ़ी होगी इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी आप किताब पढ़िए, उसमें पुनर्गठन को लेकर के एक बहुत शानदार चैप्टर दिया गया है। कुछ ऐसे सीरीज वगैरह भी आजकल हैं जो आप देख सकते हैं। तो दो प्रकार के प्रांत, एक तो ब्रिटिश प्रांत थे जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, और दूसरा रियासतें थी जो राजा का वहां पर शासन था लेकिन ब्रिटिश राजशाही से वो संबद्ध थे। दो प्रकार के राज्य थे। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हो गया 1947 में। अब दो अलग अलग हो गए, एक तो भारत को जो डायरेक्टली मिल रहे थे और दूसरा जो रियासतें थी उनको शामिल भारत में करना था। ये समस्या भारत के सामने आ गई। तो तीन विकल्प दिए गए थे, या तो भारत में शामिल होइए, या पाकिस्तान में शामिल होइए, या स्वतंत्र रहिए। तो इनमें से करीब करीब नहीं, एग्जैक्टली 552 रियासतें ऐसी थी जो भारत की भौगोलिक सीमा में थी। अब उनको तो भारत के साथ शामिल होना चाहिए था, ऐसा मत कहना चाह रहे हैं। तो 549 भारत में शामिल हो गई, 552 थी, 549 भारत में शामिल हो गई, आराम से, बिल्कुल आराम से। उसके लिए प्रयास करना पड़ा, हालांकि बहुत प्रयास करना पड़ा उसके लिए। लेकिन तीन रियासतें ऐसी थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इनको लेकर के विवाद हुआ। वो कहानी हम समझ लेंगे, आपको पता भी है कि कैसे इनका विलय हुआ था, आप लगातार पढ़ते रहते हैं, इतिहास में भी आपने इसे देखा होगा। इन्होंने इनकार कर दिया कुछ समय बाद। हैदराबाद को तो मिशन पोलो, अभी मिशन पोलो के कुछ 75 साल हुए हैं शायद, है ना। तो अभी मिशन पोलो पर बहुत बात हुई थी पीछे, हो सकता है कि क्वेश्चन इससे बने। तो मिशन पोलो को एक बार आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा इस बार भी काफी न्यूज में रहा। तो मिशन पोलो करके 1948 में हैदराबाद को पुलिसिया कार्रवाई के जरिए भारत में शामिल करवा लिया गया था। उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई हुई, जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ था, और कश्मीर में विलय पत्र के द्वारा भारत में साइन करके शामिल कर लिया गया। अब विलय पत्र तो साइन हो गया, लेकिन उसके बाद जो बारबेरियन अटैक होता है इंडिया के ऊपर, तो वो उसके बाद कुछ टेरिटरी पाकिस्तान के कब्जे में आ जाती है, फिर सीज फायर हो जाता है, यूएन में मामला चला जाता है। फिर यूएन कुछ शर्तें रखता है भारत के सामने कि यहाँ अपनी फोर्सेस पहले पीछे हटाइए, कुछ लिमिट उन्होंने दी है कि इस लिमिट तक पीछे हटाइए। उसके बाद प्लेबिसाइड वहां पर होगा, जनमत संग्रह होगा, लोग किस तरफ जाना चाहते हैं उस तरफ रहेंगे। तो ये जो इस प्रकार के कार्य हैं ये उस वक्त हुए थे। तो टोटल 552 जो सारी रियासतें थी वो भारतीय क्षेत्र में शामिल हो गई थी। लेकिन भारत जब आजाद हुआ
तो उस वक्त भारत ने 4 प्रकार के राज्य बनाए, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। अब ये सभी संख्या में 29 थे टोटल उस वक्त। भाग क के जो राज्य हैं, ये वो राज्य हैं जहां पर ब्रिटिश गवर्नर का शासन था। ठीक है, गवर्नर यहां पर शासन करता था। उसके बाद भाग ख जो बचता है, उसमें 9 राज्य विधानमंडल थे, लेकिन यहां पर शाही शासन था। विधानमंडल थे लेकिन शाही शासन था। शाही मतलब यहां पर राजा थे, एक तरीके से राजा कहें आप। हैदराबाद, कश्मीर, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, त्रावणकोर, ये जो थे ये राजा थे यहाँ पर। उसके अलावा भाग ग बच गए हैं जहां पर केंद्रीकृत प्रशासन था, केंद्र का राज था। और ये एक द्वीप था भारत का, अंडमान निकोबार। ये देखिए, यहाँ पर सेंटर का था कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल, कच्छ वगैरह, त्रिपुरा वगैरह पर केंद्र का था। यहाँ पर गवर्नर राज कर रहा था, यहाँ पर राजा राज कर रहे थे, यहाँ पर केंद्र का डायरेक्ट कंट्रोल था और वहां पर द्वीप समूह थे। 4 प्रकार के राज्य बनाए। अब 4 प्रकार के राज्य धीरे धीरे सीमाएं भी बदलने लगी, क्योंकि इनको तो मैनेज करना ही बहुत हो रहा था। कैटेगराइजेशन के लिए हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए इसे रखा था, लेकिन फिर हमने क्या किया, जब रियासतें शामिल हो ही गई थी भारत में, उसके बाद एकीकरण कैसे हो, पुनर्गठन कैसे हो देश का, और देशी रियासतों और भारत में अस्थायी व्यवस्था जो बनी हुई है उसको स्थायी कैसे बनाया जाए, उसको परमानेंट कैसे बनाया जाए। दक्षिण से उठ रही जो मांग थी कि राज्यों के आधार पर भारत का पुनर्गठन करो। अभी क्या है, एक राज्य है, उस पर किसी पर राजा का शासन है, किसी पर केंद्र का है, किसी पर डायरेक्टली वहां पर विधानमंडल है। तो मुश्किल हो रहा था। एक भाषी लोग अलग अलग स्टेट के अंडर में थे, अलग अलग लोग उनको रूल कर रहे थे, किसी में गवर्नर, किसी में राजा। तो इन्होंने कहा 1948 जून में मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर हमारा पुनर्गठन करो, हमें एक ऐसा राज्य बना दो जहां पर हम सब लोग एक बोली बोलते हो, एक भाषा बोलते हो। तो उसके लिए भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति करी। रिपोर्ट दिसंबर 1947, 6 महीने में इसने दे दी थी। और इसने कहा, इस कमेटी ने, कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाने चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य बनाने चाहिए, एज सिंपल एज दैट। लेकिन फिर असंतोष हो गया और 1948 में ही कांग्रेस को एक और भाषाई प्रांतीय समिति का गठन करना पड़ा, जिसे जेवीपी कमेटी कहते हैं। पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 3 लोग इसके सदस्य थे। जवाहरलाल, वल्लभ भाई और पट्टाभी, जेवीपी कमेटी। तो क्योंकि धर आयोग ने तो जो काम किया था, उन्होंने कहा था कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत देखो, लेकिन उन लोग नाराज हो गए फिर, तो इन्होंने एक नई कमेटी बनाई और औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया इस कमेटी ने भी इस बात को कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। क्योंकि देखो, देश क्या हो रहा था उस वक्त, देश क्यों बटा था, देश बटा था क्योंकि लोग आपस में कनेक्टेड नहीं थे। अब मान लीजिए गुजरात में गुजराती बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रन बोल रहे हैं, सब मराठी बोल रहे हैं। तो वो एक समय आ सकता था, इनको ये आशंका थी कि एक ऐसा समय आ सकता है जब ये लोग आपस में ही इतने मैच्योर हो जाएंगे कि ये बोलेंगे कि हमें अलग कर दो, हम गुजराती बोलते हैं हमें अलग कर दो, हम हिंदी बोलते हैं हमें अलग कर दो, हम तमिल बोलते हैं हमें अलग कर दो, हमें कन्नड़ बोलते हैं अलग कर दो। ये जो बात थी डिसइंटीग्रेशन की, तो अखंडता बनाए रखनी थी, डिसइंटीग्रेशन नहीं होने देना था हमने। इस वजह से जेवीपी कमेटी ने भी इसको खत्म कर दिया। लेकिन फिर अक्टूबर 1953 में एक और कारनामा हुआ, दुर्घटना हुई, जिसमें पोट्टी श्रीरामुलु 56 दिन की भूख हड़ताल करके गुजर गए। वो आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे, जो कि तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य होना था, वो उनको मिल नहीं रहा था। उन्होंने हड़ताल की, भूख हड़ताल की, और भूख हड़ताल में उन्हें अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े। उसके बाद सरकार ने फजल अली आयोग का गठन किया। फजल अली आयोग बनाया गया था दिसंबर 1953 में। अक्टूबर में इनकी डेथ होती है, नवंबर, दिसंबर में, अक्टूबर, नवंबर, 1 महीना छोड़ के इन्होंने एक आयोग बना दिया जिसे फजल अली आयोग कहते हैं। फजल अली आयोग में 2 सदस्य थे, के एम पणिक्कर और एच एन कुंजरू, और एक ये खुद अध्यक्ष थे ही, फजल अली। तो इसने क्या कहा, इसने कहा 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश करके कि भाषाई आधार पर राज्यों को एक
पुनर्गठित किसी राज्य को करने के लिए एक आधार बनाया जा सकता है। अब आप जब से आपसे प्रश्न पूछा जाए, जेवीपी कमेटी, धर आयोग ने जो अनुशंसाएं भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्स्थापना के लिए की थी, वो क्या थी, और फजल अली आयोग ने इसको स्वीकार किया था। ये दो मना किए थे, इसने हाँ किया था। तो ये कमेटीज के नाम आपको याद रखने, कई बार ट्रिक क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो एक राज्य और एक भाषा, ये तो उन्होंने कर दिया मना कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक राज्य हो और एक उसकी लैंग्वेज हो। राजनीतिक इकाई के रूप में पुनर्गठित कर देना चाहिए हमने। हाँ, ये हो सकता है कि बाहुल में जो भाषा हो वो किसी राज्य की भाषा हो सकती है, तो इसने उसे स्वीकार कर लिया और बस एक आधार बनाया। समझिए इस बात को गौर से। इसने ये नहीं कहा कि भाषाई आधार पर राज्य एस्टैब्लिश कर दो और अलग कर दो उनको, नहीं। इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्य बनाओ, और बना करके भाषा उसका एक आधार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, सिर्फ एक आधार। बाकी भी देखो, जनसंख्या कितनी है, गरीब कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, कहाँ इलाका लगता है, कौन सा धर्म है, कुछ भी आप कर सकते हो। 4 पैरामीटर बताए उन्होंने कि एक तो देश की अखंडता और सुरक्षा सुरक्षित रहे, देश टूटे ना। दूसरा, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता हो, धर्म कोई भी हो लेकिन खाना एक तरीके का हो, पहनावा एक तरीके का हो, क्लाइमेट एक जैसा हो, तो वो इन्होंने कहा। फिर वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क भी है उसके कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन करना भी सहूलियत होना चाहिए, भाषा भी उनकी एक होनी चाहिए, आर्थिक संसाधन भी वहां पर कितने हैं। अब मान लो ऐसा हो बिल्कुल गरीब इलाका, उसको भाषा के आधार पर राज्य दे दिया, अब वो बैठे बैठे पूरा देश खा पी रहा है, वो गरीब हो गए हैं पूरे, वो मरने की हालत में आ गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा देश तरक्की करे, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तंत्र हमारा काम करे, देश की अखंडता बनी रहे। भाषा उसमें आ जाए तो ठीक है, आ जाए, क्या हो गया, आ जाए भाषा। फजल अली ने यही कहा। और दूसरा, प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य और पूरे देश की कल्याण की सोचे, इसकी योजनाओं को लागू करे, उसका संवर्धन करे। उसके बाद अगर राज्य बनाना पड़ रहा है आपको भाषा पे, तो बनाइए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये उन्होंने कहा था। तो उसके बाद ये बना लिया गया था। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, और 7वां संशोधन 1956 के भाग क और ख को समाप्ति कर दिया गया था। अभी ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये जो वर्गीकरण किया गया ना, उसमें 16 तो राज्य बनाए गए और 3 यूटी बनाए गए, केंद्र शासित जिनको हम कहते हैं। उसके अलावा जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 बना, उसमें क्या कहा कि आप भाग क और भाग ख को कर दो समाप्त। समाप्त करने का मतलब, भाई जहां गवर्नर था और जो देशी रियासतें थी, अब देशी रियासतें भारत हो गई, गवर्नर चला ही गया, तो क्या हुआ, दोनों को मिला दिया, खत्म हो गई बात। तो अब ये जब लागू हुआ, उसके बाद भाग ग को खत्म ही कर दिया गया, भाग ग को खत्म ही कर दिया गया था और पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया, और जो संघ शासित क्षेत्र थे उनमें कुछ और स्टेट्स को, या यूटी आप कहें, उनको मिला लिया गया था। और ऐसे में 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का भारत में गठन किया गया था। इतने राज्य भारत में बनाए गए, उनका गठन किया गया। चलिए फिर देखिए कौन कौन से राज्य किस किस में मिलाए गए, वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अभी उसमें आपको बस ये वाला जो पीडीएफ है, ये टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा कौन सा किस में मिलाया गया, बिकॉज दिस इज वेरी टेक्निकल। कल को आपको आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे ये कह रहे हैं कि दक्षिण कन्नड़ को कसरगोडे के साथ मिलाया गया, उसको केरल बना दिया गया। हैदराबाद के तेलुगु भाषी जो थे, वो जो दूसरे आंध्र प्रदेश राज्य बना, उसके साथ मिला दिया गया। अब हैदराबाद में भी तेलुगु बोलने वाले थे, तो उसको काट करके आंध्र प्रदेश बना दिया गया। उसके अलावा जैसे मध्य भारत है, तो विंध्य प्रदेश जो था और भोपाल राज्य था, उसको मिला करके मध्य प्रदेश बना दिया गया। अभी जिसमें गवर्नर है, जिसमें राज्य है या डायरेक्टली विधानमंडल है, तो पुनर्गठन बेसिकली किया गया कि चर्निंग करके, कि एक दूसरे के साथ मिला करके, तोड़ के, एक भाषा वालों को इकट्ठा करके, प्रशासनिक सुविधा देख करके, गरीबी और अखंडता सुरक्षा देख करके सबको मिला दिया गया। जो कुर्ग था उसको मैसूर में मिलाया गया, और पटियाला पूर्वी पंजाब, जो पेप्सू जिसको कहते हैं ना, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन जो था, अजमेर के साथ मिला करके राजस्थान में उसका विलय कर दिया गया, पेप्सू। ठीक है, और जो लक्षद्वीप है, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप वगैरह का सृजन करके महाराष्ट्र मद्रास से उनको काट दिया गया था। और इस प्रकार 1956 के बाद से लगातार नए नए स्टेट्स का उद्भव, उनका विकास शुरू हो गया था। कौन कौन से बने थे एक बार देखिए। 1956 के बाद तो डिमांड हो ही गई
क्योंकि नए राज्य पुनर्गठित हुए, फिर सबने डिमांड करी कि जी हमारा भी बनाइए, हमारा भी बनाइए, हम भी राज्य चाहते हैं, हम भी राज्य चाहते हैं। तो सबने जब सांस्कृतिक आधार पर, भाषाई आधार पर मांग रखी, तो 1960 में बम्बई था, बम्बई स्टेट था। बम्बई स्टेट को काट करके 2 भाषाएं वहां पर थी, मराठी और गुजराती, दोनों को काट करके महाराष्ट्र और गुजरात बना दिए गए थे। 15वां स्टेट ये बना था, तो मराठियों के लिए महाराष्ट्र और गुजरातियों के लिए गुजरात बना दिया गया। उसके अलावा दादर नगर हवेली 1954 में स्वतंत्र हुआ, पुर्तगाल का शासन था। 61 में स्वयं लोग यहाँ पर सरकारें चुनते थे, अपना शासन चलाते थे। लेकिन 1961 में 10वें संविधान संशोधन अधिनियम करके इसे हमने यूटी में बदल दिया। फिर है बाकी गोवा, दमन दीव है। तो 61 में पुलिसिया कार्रवाई यहाँ पर हुई थी, 3 क्षेत्रों को लिया 12वें संविधान संशोधन में हमने, ठीक है, गोवा, दमन और दीव। तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए ये दोनों भी। फिर है पुदुचेरी, फ्रांसीसी शासन यहाँ पर था। 54 में 1954 में फ्रांसीसियों ने इसे भारत से छोड़ा और 62 में इसका प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र के तहत भारत करने लग गया। इसके लिए 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। आप समझे? शुरुआत वाले जो संशोधन थे ना, वो उनको आप देखिएगा एक बार, इतने जल्दी जल्दी हुए, इतने जल्दी जल्दी हुए, क्योंकि जरूरत थी उस वक्त के समय की। तो 56 में ये टोटल स्टेट्स थे भारत के पास। संघ 6 क्षेत्र थे, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल, लक्षद्वीप जिसको लाक्षाद्वीप कहते हैं, मिनिकॉय अमन दीवी, और मणिपुर और त्रिपुरा। उसके अलावा ये राज्य थे आंध्रा, असम, बिहार, बंबई, जे&के, केरल, एमपी, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल। उसके अलावा भी बहुत सारे राज्य बने, जैसे नागालैंड बना 1963 में, ठीक है, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ बना, हिमाचल बना। मास्टर तारा सिंह ने 1966 में 17वें राज्य का जो गठन हुआ था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो पहाड़ी इलाका था वो हिमाचल बना, जो हरियाणवी भाषी जो लोग थे वो हरियाणा बना, पंजाबी भाषी जो थे वो पंजाब बना, चंडीगढ़ को दोनों की यूटी बना दिया गया था, ठीक है। हिमाचल 18वां राज्य भारत का था और पंजाब सूबा उसी से बना। शाह कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी, शाह कमीशन, याद रखिएगा। फिर है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1962 में शामिल किया गया। 22वां संविधान संशोधन इसके तहत किया गया, मेघालय को स्वास्थ्य जो स्वयं शासी प्रदेश है वो बनाया गया। सिक्किम 47 तक तो भारत में था ही नहीं, 74 में आया, इच्छा जताई भारत के प्रति अपनी, तो सिक्किम को एक एसोसिएट राज्य, संबद्ध राज्य के रूप में भारत में 35वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू करके शामिल कर लिया गया था, ठीक है। इसके लिए जो संबद्ध राज्य है उसके लिए 10वीं अनुसूची में इसके लिए अनुच्छेद 2 क और नवी अनुसूची, एक नई अनुसूची इसके लिए शामिल करी गई, ठीक है। तो ये कुछ राज्य थे, ये आपको देखने हैं। आप टेलीग्राम से लिंक लेकर के इसे पढ़ सकते हैं, पीडीएफ को, आपके पास अगर लक्ष्मीकांत है तो मोर देन एनफ है आपके लिए। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, ये जो सारे राज्य हैं, अब देखिए इनके लिए आपको पर्टिकुलर संविधान संशोधन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा पढ़ा, एक बार इसको रीड आउट कर लीजिए, आपको पता चल जाए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम हुआ और किस साल शामिल किया गया। एक पूरी लिस्ट है, वो लिस्ट आप पढ़ लीजिए, कौन सा राज्य कब बना, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, किससे आजाद हुआ और कौन से भाग में शामिल किया गया, नई अनुसूची बनाई गई। कोई नया फैक्ट हो तो वो आप देख लीजिए, इसमें कोई नया फैक्ट नहीं है, ठीक है, कोई एक सिंगल नया फैक्ट नहीं है जो आपसे छूटा हो। 2000 में ये 2000 में जैसे 1966 में 3 बने थे, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, वैसे ही 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने थे। झारखंड को बिहार से थोड़ा सा सेपरेटली किया गया था, अलग किया गया था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इसमें छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग किया गया और उत्तराखंड को यूपी से और बिहार से अलग किया गया झारखंड। 26वें, 27वें और 28वें राज्य ये थे। फिर 2014 में तेलंगाना बना था, 20वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था ये, ठीक है, 29वां राज्य था ये। उसके बाद भी हुआ है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019, क्या हुआ उसमें, जे&के को 2 यूटीज में बदल दिया गया था, कौन सा, जम्मू एंड लद्दाख किया गया था ना। तो स्टेट कितने हो गए, स्टेट एक कम हो गया, यूटी 2 बढ़ गए, ठीक है। ऐसे घटते बढ़ते रहते हैं, कोई नई प्रक्रिया इसमें नहीं है। तो इसमें आपको बस यही देखना है
कि अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन से पहले अनुच्छेद या ये जो भारत के पुनर्गठन का सवाल है वहां से कोई प्रश्न आता है तो आपने उसको बहुत अच्छे से टैकल करना है। अभी देखिए नाम परिवर्तन किस किस का हुआ है, ये तो हमने सीमाओं में पुनर्गठन देखा ना, नामों में परिवर्तन किस में हुआ? 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम बदला गया। इसका नाम पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, संयुक्त प्रांत। संयुक्त क्या मतलब? बहुत सारे राज्य शामिल थे, लेकिन इसका नाम बदलकर यूपी रखा गया, लेकिन नाम बदल दिया गया उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर में बसा हुआ राज्य। फिर 1973 में 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु हुआ। 73 में मैसूर का नाम कर्नाटका हो गया। इसी साल लक्षद्वीप जो लाकाद्वीप और मिनिकॉय अमीनी द्वीप थे उसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। 92 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर रखा गया। अब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा उस वक्त भी नहीं दिया गया था। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये काम किया गया था। 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड किया गया था। पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी हुआ 2006 में ही, और 11 में उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया था। कीप दैट इन माइंड, ठीक है। ये हमारी आज की चर्चा रही। हमने भारत, उसके क्षेत्र, भारत के नाम और भारत के राज्य क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों की चर्चा करी, कौन से नए राज्य बनते हैं। मैं एक बार आपके लिए रिकैप कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे। आज हमने पढ़ा कि भारत का नाम क्या होगा, भारत में प्रणाली कैसी होगी, संघ राज्य होगी या राज्यों का संघ होगी, कौन कौन से जरूरी फैक्टर्स हैं किसी संप्रभुता के लिए, किसी राज्य को बनाए जाने के लिए, तोड़ने के लिए, सीमाएं अलग करने के लिए। बेरूवाड़ी संघ मामला क्या था, क्या भारत अपने क्षेत्र किसी दूसरे विदेशी देश को या किसी अन्य राष्ट्र को दे सकता है या नहीं दे सकता है, बेरूवाड़ी संघ मामला क्या था। उसके अलावा हमने देखा कि राज्यों में पुनर्गठन के लिए कौन कौन से आयोग बनाए गए, उन आयोग की अनुशंसाएं क्या थी, संविधान में कैसे परिवर्तन करना होगा अगर हमने नए राज्य बनाने हैं, कब कब कौन कौन से नए राज्य हमने बनाए, इस बात की हमने चर्चा की। आई होप आपको समझ आया होगा। कल आपसे फिर एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।